तो जी हाँ, कल की तैयारी आपका पसंदीदा शो और अच्छा लगता है इतनी बड़ी संख्या में जो आप YouTube पर कमेंट करते हैं और जाहिर सी बात है हमें इस बात की भी खुशी होती है कि हम आपकी इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में, आपकी इस ट्रेडिंग जर्नी में एक तरह से मददगार बनते हैं। तो याद रखिए, मार्केट बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ YouTube पर जाइए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम लिखिए। किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया है ये जानकारी दीजिए और इसके साथ ही बताइए कि आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। याद रखिए, जो सवाल आज आप पूछेंगे, यानी आज मंगलवार है, आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब बुधवार यानी कल दिया जाएगा। जो सवाल आपने पिछले दिनों यानी सोमवार को पूछे थे उसके जवाब आज दिए जाएंगे। तो जिन लोगों ने सोमवार को सवाल पूछे थे वो इस शो को अंत तक देखें, उनके सवालों को हम अपनी चर्चा में शामिल कर लेंगे। चलिए सबके बीच में मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर पर चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ेंगे, लेकिन पहले उससे पहले मार्केट चेक जरा ले लेते हैं। तो निफ्टी देखिए, सबसे पहले तो बाजार का अगर सेटअप देखें तो कहीं ना कहीं कहना होगा एक शब्द, शानदार। जी हाँ, बाजार ने जिस तरह से अपनी मजबूती को थामा हुआ है, जिस तरह से करेक्शन या थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी आती है उसमें भी जो साइकोलॉजिकल लेवल को इंटैक्ट रखा हुआ है, वो बाजार को पूरी तरह से एक मजबूती की तरफ इशारा करते हैं। और ये जाहिर सी बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है। आप निफ्टी देखिए, 170 अंकों की यहां पर तेजी क्लोजिंग में सेटल हुआ 25,250 के पास। अब बैंक निफ्टी में आइए, बैंक निफ्टी देखिए 260 अंकों की तेजी 55,150 के पास सेटल हुआ बैंक निफ्टी। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की तरफ रुख करें, अगर हम आपके पास सामने मिड कैप और स्मॉल कैप जो ब्रॉडर मार्केट सेक्टर्स हैं उनकी बात करें तो मिड कैप में जहां आधे % से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली, वहीं स्मॉल कैप में भी हरे निशान में कारोबार हुआ और 1% चढ़कर निफ्टी स्मॉल कैप बंद हुआ। अब जरा हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक आज निफ्टी का टॉप गेनर रहा, लगभग 2.5% की तेजी हमने साफ साफ देखी। L&T ऑर्डर मिलने की जो खबर थी उसका इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिला, 2.25% मजबूत होता हुआ नजर आया। M&M देखिए, ऑटो और ऑटो एंसिलरी पॉकेट में आज रुझान अलग ही था और M&M, मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स लगातार निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल रहे और इनमें 2 से 2.25% तक की तेजी हमें देखने को मिली। अब आते हैं लूजर्स की लिस्ट की ओर। जो दबाव रहा वो था टाटा कंज्यूमर, निफ्टी का टॉप लूजर आज का, लगभग 1% की गिरावट का। श्रीराम फाइनेंस लगभग 1% से थोड़ा नीचे गिरता हुआ नजर आया। एशियन पेंट्स, नेस्ले, बजाज फाइनेंस और HDFC लाइफ में आधे से और 1% तक की यहां पर गिरावट देखने को मिली। लेकर आइए जरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो यानी मार्केट ब्रेथ आज का। क्या शानदार मार्केट ब्रेथ। जी हां, शुरू से आखिर तक, अगर आप दिन की शुरुआत से आखिर तक देखें तो मार्केट ब्रेथ ने जाहिर तौर पर जो सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक का जो एक्शन था उसकी ओर इशारा किया। 1857 शेयर मार्केट बंद होने तक हरे निशान में कारोबार करते रहे और 970 शेयर ऐसे थे जिनमें कमजोरी हमें देखने को मिली। तो बाजार का पूरा ब्यौरा बहुत स्पष्ट तरीके से हमने आपके सामने रख लिया और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल वी परार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, स्वागत है आपका कल की तैयारी में। अच्छा लग रहा है आपको चर्चा में शामिल करते हुए और आप मेरी आवाज के जोश से तो समझ ही रहे होंगे, मतलब मुझे तो इस बाजार को देख के मतलब एक अलग तरह का आत्मविश्वास आ रहा है। मतलब ये बाजार एक तो अपने मतलब जहां करेक्शन भी आ रहा है, जहां पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी आ रही है, वहां पर भी अपने जो साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं उनको नहीं तोड़ रहा है और ये अपने आप में एक मजबूती दिखाता है भारतीय बाजारों की। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी एंड आपकी आवाज से वो खुशी छलक रही है जो एक्चुअली मार्केट जब शतक बनाता है तब देखने को मिलती है। आज 170 पॉइंट ऊपर के लेवल की क्लोजिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली है एंड पिछले कई दिनों से हम इसी मोमेंटम की बात कर रहे थे। 24,810 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये हमारे वर्डिंग थे। हमने जब लास्ट टाइम यही 330 वाला जब हमने शो किया था
एंड आज अच्छी खासी रैली में हमें उसका जो प्रीवियस टॉप है वो भी ब्रेक होते हुए देखने को मिला है। प्रीवियस टॉप जो 25,155 के अराउंड था, आज उसके ऊपर का क्लोजिंग है। लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में 25,600 तक के भी लेवल निफ्टी हमें दिखा सकती है। व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है, उसमें दो राय नहीं है। और आने वाले दिनों में अगर 25,600 ब्रेक होती है तो नए हाई भी निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जो ओवरऑल व्यू है वो पॉजिटिव साइड का है। एंड जो भूत भटक रहा था, अगर मैं वो बोलूं यहाँ वहां, वो टैरिफ वाला, वो फिलहाल डब्बे में बंद हो चुका है। और ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट फिलहाल मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट गुड रैली अप टू द लेवल ऑफ 25,600। एंड अगर वो भी ब्रेक होता है तो नया हाई भी निफ्टी दिखा सकती है। सो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। व्यू पॉजिटिव साइड का है और ग्लोबल संकेतों से लेकर डोमेस्टिक जो ट्रिगर्स हैं वो सभी इस वक्त प्ले आउट होते हुए बेहतर नजर आते हुए चीजें एक तरह से अलाइन होती हुई और बाजार को पूरी तरह से थामती हुई मजबूती देती हुई, ये है राय इस वक्त कुणाल की। चलिए कुणाल तैयार हो जाइए, आम दर्शकों के जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए पहला सवाल सुमित पाल का लेते हैं। यूपीएल इन्होंने खरीदा हुआ है, शेयरों की जो संख्या है वो 55 है और 739 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। इनके भाव से बस थोड़ा ही नीचे है, लेकिन इनका नजरिया 3 महीने का है। बताइए यूपीएल में 3 महीने के हिसाब से 739 की बाइंग के हिसाब से आप क्या सलाह देंगे? सलाह मेरी पॉजिटिव साइड की है, होल्ड करके चलने की सलाह है। 740 का एक रेजिस्टेंस है, जिस दिन ये 740 ब्रेक होगा वन वे डायरेक्शन में 780 तक के लेवल ये स्टॉक आपको दिखाएगा। सो व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का, होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। तो पॉजिटिव साइड का व्यू होल्ड करने की आपको सलाह। बढ़ते आगे, प्रकाश जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड पर राय जाननी चाहिए, पीईएल। जी हाँ, अच्छे लेवल पे इनकी खरीदारी है, 1050 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है और इनके भाव से ऊपर है। और आज भी हमने देखा कि लगभग 3% चढ़ता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। लेकिन इनका सवाल बड़ा ट्रिकी है, ये पूछ रहे हैं कि 1200 तक कब तक लेवल जा सकता है? कुछ ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं प्रीमियम एनर्जीज लिमिटेड में। कुणाल। वेल डेफिनेटली सही सवाल है, 1200 का लेवल कब तक जाएगा? मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द आपको 1200 का लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। मैं कहूंगा 1200 नहीं, 1400 तक के लेवल भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। ओवरऑल चार्ट का जो स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है और आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ब्रेकआउट ऑलरेडी काउंटर में आ चुका है। एंड मैं कहूंगा कि नो डाउट आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया होगा, इसलिए आपने 3 महीने और 1200 का व्यू पूछा है। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पे ओवरऑल पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि अगर ये स्टॉक, मुझे जहां तक लग रहा है चार्ट पे, वो 1400, और जिस दिन ये 1400 ब्रेक करेगा वन वे डायरेक्शन में आपको ये 1650 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो इसमें जल्दबाजी मत करिएगा प्रॉफिट बुक करने की। अच्छे खासे लेवल आपको आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर पॉजिटिव नजरिया ही सामने आ रहा है कुणाल की तरफ से और इसके साथ ही आपको लेवल्स भी बता दिया गया। जाहिर इकबाल का सवाल लेते हैं, बीपीसीएल। जी हां, ओएमसीज का अग्रणी प्लेयर, इनकी बाइंग प्राइस 351 रुपए के आसपास है, 352 समझ लीजिए। और इन्होंने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी तो की है, लेकिन नुकसान जो है वो काफी हल्का है। तो इस नुकसान की भरपाई आने वाले दिनों में नजर आ रही है कुणाल, और कितना समय और देना चाहिए? वेल स्लो बीटा स्टॉक है फिलहाल, स्टॉक 318 के अराउंड है, उनकी खरीदारी 352 के अराउंड है। मैं कहूंगा कि अ, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। तो मैं कहूंगा कि अगर पॉसिबल है तो हर महीने यहाँ पे आप 50-50 स्टॉक करके स्टॉक को ऐड कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये स्टॉक में 350 जैसे ही ब्रेक होगा 385 तक के भी लेवल या स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपको मंथ ऑन मंथ एसआईपी भी करके चलने की सलाह दूंगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और अच्छा खासा डिविडेंड भी स्टॉक में आपको मिल सकता है। सो ओवरऑल यहाँ पे पोजीशन जमा करके चलने की सलाह मेरी ओर से रहेगी। ठीक है, तो यहां पर बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। विजय कांबले जी का सवाल लेते हैं, इरकॉन इंटरनेशनल पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस 181 की है और पिछले दिनों हमने कुणाल साफ तौर पे देखा कि कहीं ना कहीं जो रेलवे शेयर थे उनमें एक मोमेंटम लौटा है। हालांकि अभी उस तरह की तेजी तो नहीं है,
अगर हम इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जिस रफ्तार की मैं बात कह रहा था, लगभग 6.25% चला है ये स्टॉक इस बाजार में। पिछले 1 महीने में लगभग 11% दौड़ा है ये स्टॉक, और पिछले 6 महीने में देखें तो 34% से ज्यादा का रिटर्न दिया है इसने। इस साल अब तक अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन फेज था, लेकिन पिछले 6 महीने में ये स्टॉक ठीक ठाक चला है, बेहतर कहीं ना कहीं रनअप दिखाता हुआ नजर आया है। और आप देखिए 140-45 का जो भाव रहा है उसके बाद से लगातार ऊपर ही नजर आया है। एक वक्त पे 218-220 तक के लेवल जून में इसने छुए थे, वहां से थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन एक बार फिर मोमेंटम लौटा है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में, पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में। बताइए क्या करना चाहिए? वेल, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का रहेगा। ब्रेकआउट भी स्टॉक में हमें देखने को मिला है। कल बॉटम फॉर्मेशन ब्रेकआउट हमें स्टॉक में देखने को मिला है। 185 के अराउंड का आज स्टॉक का ट्रेड हो रहा है। उनकी खरीदारी 181 के अराउंड ही है। मैं यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ, पहला टारगेट 205 का होगा, जो इसका रिसेंट का टॉप है। 205 जैसे ही ब्रेक होगा 240 तक के भी लेवल आपको ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी 11 से लेके 28% तक के रिटर्न ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है। सो ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का है। पोजीशन आप फिलहाल होल्ड करके चल सकते हो। साइड का व्यू, यहां पर आपको अपनी पोजीशन बनाकर रखने की सलाह मिलती हुई कुणाल की तरफ से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल में खरीदारी की हमारे अगले दर्शक का मानस तिवारी ने 350 की इनकी बाइंग है। अच्छी बाइंग कही जाएगी, वो भी एक ऐसे क्वालिटी डिफेंस शेयर में जो कहीं ना कहीं खबरों की वजह से, मतलब आज भी काफ़ी चर्चा में रहा है, और हमने देखा है कि उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिला। 1% से ज़्यादा की तेज़ी पर सेटल हुआ। और ज़रा हम पिछले कुछ दिनों का अगर हम एक रफ्तार देखें तो आप देखिए 10 सितंबर को ये 376 के स्तर पे था। मतलब सोचिए इनके भाव से बस 20 रुपया 25 रुपया ऊपर, वहां से स्टॉक लगातार अपवर्ड ट्रेंड्स दिखा रहा है, और इस वक्त 403 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पिछले 5 दिनों का एक ग्राफ नजर आ रहा है कुणाल, क्या बीईएल में एक भरोसा बढ़ा रहा है? मैं इस वजह से भी कह रहा हूं क्योंकि खबरों की वजह से भी चर्चा है। जाहिर सी बात है कि सरकार के केपेक्स और बाकी प्लान्स भी इस तरह के स्टॉक्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, और डिफेंस में वैल्यूएशन वाली जो चिंता थी वो पिछले कुछ महीनों के जो करेक्शन था उससे थोड़ी थोड़ी तो कम होती नजर आई है। वेल, बीएल की प्रशांत जी बात करें, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में है। 15-16% का रिटर्न ऑलरेडी व्यूअर्स को यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी बढ़िया मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एक टाइम था प्रशांत जी जहाँ पे ये सारे के सारे डिफेंस स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस थे। नो डाउट सारे के सारे टूल्स साधन अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी अंडर परफॉर्मेंस थे। लेकिन फिलहाल देखने जाए तो जो ऑप्टिमाइजेशन, जो कैपिटलाइजेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और डिफेंस सेक्टर काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल बीएल की बात करें 402 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। आने वाले दिनों में 435 और 435 अगर ब्रेक होता है तो 480 तक के लेवल ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो होल्ड करके चलने की ही बनेगी। तो यहां ये पोजीशन होल्ड करके चलने की आपको सलाह मिलती हुई बीईएल में, कहीं से भी कोई दिक्कत की बात नहीं, और आपकी तो खरीदारी बड़ी शानदार स्तरों की है। अरशद का सवाल लेते हैं, और इन्होंने एनबीसीसी में इन्होंने 108 रुपए के आसपास खरीदारी की है। 135 शेयर इनके पास हैं, फिलहाल फायदे में है, इनके भाव के आसपास ही है। आज एनबीसीसी में हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम तो नज़र आया है। स्टॉक जो देखिए लगभग 2% मजबूत होता हुआ, और पिछले 1 महीने में अगर हम देखें तो एक ठीक ठाक रैली तो रही है, लेकिन 6 महीने में एनबीसीसी ने काफ़ी दौड़ लगाई है। मतलब आप देखिए कि 70-77 रुपए से, और लगातार एक अपवर्ड ट्रेंड्स यहाँ पे भी नजर आया। 40% का पिछले 6 महीनों में 40-41% का रिटर्न इसने दिया है। कुणाल, क्या बात है, मतलब मानना पड़ेगा स्टॉक पिकिंग भी बहुत सारे दर्शकों की बड़ी कमाल की है। एनबीसीसी, क्या लगता है ये मजबूती टिकाऊ रहेगी? वेल, डेफिनेटली रहेगी प्रशांत जी। 109 के अराउंड है। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट 104 के लेवल का दे दिया है। उसके बाद स्टॉक आज 109 के लेवल पे है। आने वाले दिनों में 116 का पहला टारगेट, 116 जैसे ही ब्रेक होगा ये आपको 124 तक के टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। ओवरऑल जो व्यू है एनबीसीसी में पॉजिटिव साइड का ही है। और मुझे याद है हमने पहले भी एनबीसीसी में बाइंग का व्यू दिया था 18 हाउस वधेस पे ही। हमारा पहला टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से आने वाले दिनों में और भी अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं।
116, 124 ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तो और दौड़ेगा, मतलब 116 124 तक के लक्ष्य जो हैं वो कुणाल जी की राय में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। मदन जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने पूछा है एनएमडीसी पे सवाल। 8,000 की क्वांटिटी में इन्होंने स्टॉक लिया हुआ है और 51 रुपए के भाव पे अभी इनका सीधा सवाल है कि क्या अगले एक साल में ये 75 से 100 रुपए की दौड़ लगा सकता है? बताइए कुणाल जी, क्या मतलब आज तो आपको सीधे लोग बहुत पिन पॉइंट सवाल पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मेरे शेयर में 1200 का लक्ष्य हासिल होगा कि नहीं होगा, या मदन जी जानना चाहते हैं कि 75 से अभी चल रहा है 100 की दौड़ लगाएगा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने 51 रुपए में खरीदा है, यानी डबल मुनाफा चाहते हैं। वेल मुझे अच्छा लग रहा है आज के पिन पॉइंट सवाल ही पूछे जा रहे हैं। लेवल आएगा, टारगेट आएगा नहीं, आएगा कि नहीं। तो मदन जी के सवाल की बात कर लेते हैं। 75 के अराउंड है और उनका सवाल है 100 आएगा कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि यस डेफिनेटली 100 आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। पहला टारगेट आपका 91 का है। 91 मदन जी जैसे ही क्रॉस होगा ये आपको 100 नहीं, ये आपको 111 तक का भी लेवल दिखा सकता है। सो जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह है। और एनएमडीसी एक अच्छे खासी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, अच्छा खासा स्टॉक भी है। सो दोनों बेनिफिट आपको यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट 91 का है, जैसे ही ब्रेक होगा आपको 111 का दूसरा टारगेट भी एनएमडीसी दिखा सकता है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। तो 90-91 तो आने वाले दिनों में ही आपको नजर आ जाएंगे। होल्ड करिए, आप जिस लक्ष्य की ओर देख रहे हैं वो भी देर सवेर आ जाएगा। कामता पटेल का सवाल लेते हैं। जियो फाइनेंस पे राय जानना चाहती हैं। 200 शेयर हैं इनके पास और 311 रुपए की इनकी बाइंग है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रही हैं। कामता को क्या सलाह होगी? जियो फाइनेंस स्टॉक तो अच्छा परचेज किया है, 311 की बाइंग भी, मतलब इस बाजार में यही कही जाएगी स्मार्ट बाइंग। यहां से क्या लग रहा है आपको? वेल कामना जी को मेरी सलाह यही रहेगी, जो पोजीशन आप इसको होल्ड करके चलिए। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आने वाले दिनों में आपको जियो फाइनेंस में देखने को मिलेगा। नो डाउट आपने शायद ये शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिहाज से लिया होगा, लेकिन मेरी राय आपको रहेगी कि ये स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। इतना ही नहीं, अगर पॉसिबल है तो आप ये स्टॉक में हर मंथ एसआईपी करके भी जा सकते हो। आने वाले दिनों में ये स्टॉक में आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। सो मेरी ओर से दो सलाह है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड करके चलिए। दूसरा, आप हर मंथ यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक में एसआईपी करके भी जा सकते हो। अगर मैं इमीडिएट टारगेट की बात करूं तो इमीडिएट टारगेट में ये स्टॉक आपको 340 तक के लेवल दिखा सकता है। जिस दिन 340 ब्रेक होगा, इसका जो ऑल टाइम हाई है 400 के अराउंड वाला, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये छोटे टारगेट ही, इसके ऊपर की भी टारगेट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है राय जियो फाइनेंस पे आपको होल्ड करने की सलाह यहां पर मिलती हुई। नीतू हमारी अगली दर्शक हैं और राय जानना चाहती हैं आईआरबी इंफ्रा पे। इनकी खरीदारी का लेवल बता देता हूं। इन्होंने 52 रुपए के स्टॉक पे आईआरबी इंफ्रा में खरीदारी की हुई है, यानी अभी चल रहा है 43 का भाव, लगभग 9-10 रुपए ऊपर इन्होंने खरीदारी की हुई है। नुकसान उतना ज्यादा तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों की खरीदारी है तो चूंकि एक प्रेशर बनता है तो थोड़ा सा लोग परेशान हो जाते हैं। आईआरबी इंफ्रा कैसा लगता है आपको? इस स्टॉक का बताएं कुणाल। वेल अगर एवरेज करके चलने की अगर उनके पास पोजीशन है, जगह है, तो मैं कहूंगा प्रशांत जी उनको प्रेजेंट लेवल पे ही एवरेज करके चलना चाहिए। कल के दिन में स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो मैं कहूंगी यहाँ पे 43 के अराउंड ही एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में 48 और 48 जैसे ही ब्रेक होगा 54 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। और जो हम नई एवरेज करके चलेंगे वहां पे हम 42 का एक एसएल क्लोजिंग लेवल पे मेंटेन करके चलेंगे। अच्छा खासा उछाल हमें ये स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो होल्ड करने केस चला और इसके साथ ही एवरेज करने की भी रणनीति आपको बताएगी। मतलब ये जो भाव दिख रहा है आपको 43 रुपए का, यहां पर अगर एवरेज भी कर देती हैं तो बेहतर होगा। मुमताज का सवाल लेते हैं। टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहती हैं और इन्होंने 785 के भाव पे खरीदारी की है। यहां पर लगभग 15,000 का नुकसान झेल रही हैं। नुकसान की भरपाई हो सकती है? मतलब टाटा मोटर्स इस बीच थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है लगातार। जाहिर सी बात है कि एक तरह का प्रेशर तो स्टॉक ने झेला है, बीच में काफी लंबे वक्त तक ये दबाव में रहा है। अब पूरी ऑटो की जो स्टोरी है वो एक अलग लेवल पे जा चुकी है। आज भी हमने देखा ऑटो और ऑटो एंसिलरी में कुणाल काफी एक्शन नजर आया। टाटा मोटर्स लगता है आपको कि इनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी? भाई भरपाई होने में मुझे लग रहा है कि थोड़ा लंबा टाइम जाएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स ने जो
रैली कैच करने का ट्राई किया था, वो महिंद्रा ने पूरा का पूरा वॉश आउट कर दिया है अपनी दो नई ईवी सेगमेंट कार की बेस पे। सो कहीं ना कहीं फिलहाल पीयर परफॉर्मेंस, यहाँ पे पीयर प्रेशर देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स कंपेयर टू मारुति एंड एमएनएम। सो ये 785 की उनकी खरीदारी है, मैं कहूँगा होल्ड करके चलने की सलाह है, प्लस यहाँ पे एवरेज करके चलने की भी सलाह है। एटलीस्ट 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम जाएगा 785 को टच करने में। तो यहाँ पे मैं कहूंगा एक बार एवरेज करके चलिए, स्टॉक उसके 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे लेवल पे स्टॉक आ सकता है, लेकिन हाँ इसके लिए आपको एक थोड़ा सा लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल भी ले लेते हैं। आनंद राजपूत जी का सवाल है, बीएसई लिमिटेड पे कुणाल राय जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस इनकी काफ़ी अच्छी है, 2200 रुपए के आसपास इन्होंने बीएसई लिमिटेड में खरीदारी की हुई है। मतलब इनके भाव के एकदम मतलब करीब ही है ये स्टॉक का। अब यहाँ से जाहिर सी बात है जानना चाह रहे होंगे कि क्या नज़रिया बन रहा है। कोई इन्होंने व्यू तो नहीं बताया, लेकिन बताइए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बीएसई लिमिटेड आपको कैसा लगता है? अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 2600 से लेकर 2800 तक के लेवल दिखा सकता है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो उन्होंने अपना ट्रेडिंग होराइजन बताया नहीं है, तो शॉर्ट टर्म की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में मुझे कोई खास मोमेंटम फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि आपको सबको पता है कि सेबी कहीं ना कहीं वीकली एक्सपायरी को एलिमिनेट करने का प्लानिंग कर रही है, जो कैश में वॉल्यूम क्रिएट इंक्रीज करने का प्लानिंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं एफएनओ सेगमेंट में एक अच्छा खासा हमें वहां पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो व्यू मेरा लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ऊपर का ही है, होल्ड करके चलने की सलाह है 2600 से लेकर 2800 तक के लेवल। लेकिन मैं अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में फिलहाल मुझे कोई भी डायरेक्शन देखने को नहीं मिल रही है। टर्म में तो नज़रिया बहुत ही इस वक्त नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है। 2800 तक के लेवल आने वाले वक्त में अगर आप समय देते हैं स्टॉक को तो नज़र आ सकते हैं। चलिए इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन अपने सवाल यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम कल उन सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल हमारे खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की है बारी। तो बताएं कुणाल, क्या राय बन रही है आपकी? वीआईपी शेयर में क्या पसंद है आज आपकी? वेल वीआईपी शेयर में जियो फाइनेंस के ऊपर ही फोकस करके चलने की सलाह है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, कल के दिन में ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, आज इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन भी हुआ है। आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 307 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 321 का पहला टारगेट जो उसका रिसेंट का हाई भी है। 321 जैसे ही ब्रेक होता है 331 तक के भी लेवल ऐसा टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, यहाँ पे जियो फाइनेंस में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। जियो फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह, 321 और 331 दो टारगेट दिए हैं कुणाल ने। शुक्रिया करेंगे कुणाल आपका समय देने के लिए, इसके साथ ही तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। बहरहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।